क्लास में आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? व्याकरण का कौन सा पोर्शन है? चैप्टर 11 सितारों से आगे। बेटा जब भी पूछा जाए ना कि क्या पढ़ना है तो आप व्याकरण पर्सन, जैसे समास है, तत्पुरुष और द्विगु, इसमें यही पढ़ना है ना। समास किसे कहते हैं ये हमें पढ़ना है। तो ठीक है, पहले हम समास की परिभाषा समझ लेते हैं कि समास कहते हैं। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि समास किसे कहते हैं? आप में से कोई नहीं? समास हुआ है जो वाक्य एक शब्द में परिवर्तित होते हैं। आप बोलिए क्या बता रहे थे? समस्त पद बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। ठीक है, समास दो पदों को जोड़ने का काम करते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी बड़े शब्द को वह छोटा करता है। ठीक है, जैसे क्या होगा? गमन। गुड मॉर्निंग मैम। संक्षिप्त करना, छोटा करना। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे हमारे समास के चैप्टर में। देखिए बुक में परिभाषा भी आपके नीचे दी हुई है कि समास किसे कहते हैं। दो शब्दों के मेल से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं और समस्त पद को बनाने की प्रक्रिया जो है वो समास कहलाती है। चलिए अब आगे हम इसमें क्वेश्चन बनाते हैं इसका। पहले तो आपको समास के 6 भेद दिया हुआ है। सारे भेद, बैठ जाओ बेटा, सारे भेद को याद करना है। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव और लास्ट में बहुब्रीहि। मैं स्कूल कब से खुलेगा? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव और बहुब्रीहि, ये 6 समास होते हैं। समास के 6 भेद। और समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को बनाने वाली प्रक्रिया जो होती है वह समस्त पद कहलाती है। सॉरी, आपकी परिभाषा ही कंफ्यूजन वाली है। दो शब्दों के मेल को हम समस्त पद कहते हैं और समस्त पद बनाने वाली प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसे परिभाषा दिया हुआ है आपके बुक में, आप उसको भी याद कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर इसमें बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 है या 2 है? 1। दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। देखिए विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह यानी अलग करना। संधि विच्छेद में भी हम क्या करते हैं? संधि में जो अलग करते हैं, उसी तरह से ये समास में भी हम विग्रह करते हैं, अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है? परलोक गमन एक शब्द है, इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? परलोक के लिए गमन, अलग अलग हो गया। दूसरा है आपका अकाल पीड़ित। हाँ बोलिए, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अकाल पीड़ित हम किसे कहते हैं? जो अकाल ग्रस्त होता है, अकाल से पीड़ित होता है, ग्रस्त होता है, उसे हम कहते हैं ना। तो आप लिखिए, कॉपी लाए बेटा, आप लोग किताब नहीं लाए। आप जैसे ऑनलाइन क्लास करते थे उस रूटीन को फॉलो कीजिए और वो किताबें तो आप लेकर के आइए ही, जब तक नई रूटीन नहीं मिल रही है। हालांकि नई रूटीन भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप अकाल पीड़ित से होगा, अकाल में पीड़ित। चलिए तो अकाल से पीड़ित क्या हुआ? अकाल पीड़ित। क्या? अकाल से पीड़ित नहीं, अकाल पीड़ित अलग अलग, अकाल अलग पीड़ित अलग लिखेंगे। कुछ और है आपके? अच्छा आपके बुक में देखो मैम, मैम रोग मुक्त है। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। यस मैम, रोग मुक्त है। हाँ, रोग मुक्त है, रोग से, रोगों से मुक्त। नेक्स्ट क्या है आपकी किताब में? स्वर्गगत। हाँ, स्वर्ग के लिए जाना। यस मैम। स्वर्ग के लिए जाना आप लिख सकते हैं, स्वर्गगत। संस्कृत के गम धातु से बनाया ना गत, तो स्वर्ग के लिए जाना। नेक्स्ट क्या है? हथकड़ी है, हाथों की कड़ी। हाथों की कड़ी हथकड़ी कहलाती है। ठीक है,
नेक्स्ट मैम हाँ तो देशभक्त, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के देश लिए। यस मैम। आप कॉपी पे लिखिए, उसको घर पे जाके आप कंप्लीट कीजिएगा। एक बार फिर से मिला दूं, परलोक के लिए गमन, परलोक गमन। नेक्स्ट आपने क्या बताया, रोग मुक्त, रोगों से मुक्त या रोग से मुक्त, रोग मुक्त हुआ। दूसरा तीसरा स्वर्गगत, स्वर्ग के लिए जाना, हथकड़ी, हाथों की कड़ी। और लास्ट में क्या है, देशभक्ति, देशभक्ति, भक्ति, देशभक्ति। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट में आइए। नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद बनाइए। अब विग्रह, अभी आपने विग्रह को समस्त पद का विग्रह किया, अब विग्रह को समस्त पद करना। दोनों तरीके से आप कर लेंगे तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कैसे करता है। ठीक है, इसमें देखिए, है से भी, आपकी बुक भयभीत, वेरी गुड। भयभीत, 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 हाँ, नेक्स्ट क्या है, हस्त से, हस्त से लिखित, हस्तलिखित, वेरी गुड, हस्तलिखित, हस्तलिखित। माल के लिए गोदाम, माल मैम बुक उल्टा है। क्या हुआ, पेज उल्टा है। मैम बुक उल्टा है। मैम वही हम देख रहे मैम हैं, पेज उल्टा है। देख रहे हैं। अब सीधा हो गया, यस मैम। यस मैम, चलो अच्छी बात है। माल के लिए गोदाम, माल गोदाम, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। माल ठीक है, गोदाम, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, देखिए नहीं आप बना ले रहे हैं, धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, हाँ, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोग से मुक्त, रोग मुक्त, पहले आपने रोग मुक्त बनाया, रोग मुक्त, हाँ, रोग मुक्त, मुक्त मतलब रोग से आजादी जिसको मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, वह रोग मुक्त कहलाता है। ठीक है, पढ़िए और समझिए। सज्जन दुख, सुख दुख, हानि लाभ की चिंता किए बिना, वाह, आज तो मैं धन्य धन्य हो गई। ऑनलाइन क्लास में आज 85 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं, वाह वाह। हाँ, सारे सेक्शन मिल करके, इसीलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। मैम एक प्रश्न है। हाँ, पूछिए। मैम जैसे प्रश्न नंबर 3 के ग में स्वर्गगत है, तो इसका विग्रह क्या होगा? स्वर्ग के लिए जाना या स्वर्ग को गया। हाँ, बोलिए। यस मैम, हम संस्कृत में पढ़े हैं, गत द्वितीय तत्पुरुष में होता है। हाँ, तो क्या होना चाहिए? यस मैम, वो को होना चाहिए, के लिए नहीं। स्वर्ग को गया, जाना। आप दोनों में कोई भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लास में कितने बच्चे हैं? क्लास में अच्छे खासे बच्चे हैं, क्लास में बहुत अच्छे ज्यादा बच्चे हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। अब आपको द्वंद्व समास बनाना है, पढ़ना है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे माता पिता, किताब कॉपी, भाई बहन, पढ़ाई लिखाई, दोनों की प्रधानता हुई। तो जिस समस्त पद में दोनों पद की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कैसे है। अन्य जल, इसमें आपको क्या करना है? दिए गए समस्त पदों का अन्य जल का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? अन्न और जल, अन्न और जल। हाँ, नेक्स्ट है विदेश। विदेश का क्या होगा? देश और विदेश, देश और विदेश है। देश और और यानी बीच में आपको और लगा करके उसको अलग कर देना। ऐसे को एक योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं ना, लेकिन आपको जब विग्रह करते समय योजक चिन्ह को हटा करके बीच में और शब्द का प्रयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा यमुना। गंगा और यमुना, गंगा और यमुना, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, अमीर और गरीब,
उसके बाद है आटा दाल, आटा और और दाल। दाल। यानी सबके बीच में और आ गया। आटा और दाल। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद, जैसे आपने इसके पहले किया था, पहले विग्रह किया और फिर समस्त पद बनाया, वो कौन सा समास था? तत्पुरुष समास था। तत्पुरुष तत्पुरुष समास था। तत्पुरुष समास में परिभाषा हमने नहीं बताई थी। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। समास में हमेशा दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। प्रथम पद जो होता है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। राजा का पुत्र, राजपुत्र, तत्पुरुष समास ये हुआ। प्लस उसमें विभक्ति चिन्ह, तत्पुरुष समास जब हम बनाएंगे ना तो उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र और बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र। परलोक के लिए गमन, परलोक गमन, ठीक है। उसमें विभक्ति चिन्ह के लिए जो है कारक में आपने पढ़ा ना, संप्रदान को के लिए, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और तत्पुरुष समास बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, दिए गए विग्रहों का समस्त पद कीजिए। सुख और दुख, सुख दुख और सुख दुख, सुख दुख। सुख दुख। पाप और पुण्य, पुण्य। बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग। नेक्स्ट, भूख और प्यास, भूख प्यास। बीच में योजक चिन्ह डालना है। नेक्स्ट है यश और अपयश, यश अपयश। विलोम शब्दों में भी हम इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए योजक चिन्ह। रुपया और पैसा, रुपया पैसा। करके स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। ठीक है। यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण चौराहा बहुत कठिनाई से पार कर सका। चौराहा, चार राहों का समूह में पहला पद संख्यावाची है। नेक्स्ट, अब ये संख्यावाची कौन सा हुआ? द्विगु समास, जिसमें प्रथम पद यानी पूर्व पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास। परिभाषा याद रखिए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी, चौराहा, नवरत्न, क्या है? पहला पद संख्यावाचक है ना, तो ये वेटिंग रूम में कोई स्टूडेंट्स, हाँ पंचवटी हमने बताया। तो दोपहर, दोपहर, तिरंगा, पहला पद, हाँ पहला पद आपका संख्यावाची हुआ ना, तो ये सब जो है वो आपका द्विगु समास में आएगा। मैम वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स है कुछ। बोलिए। मैम वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स हैं। हाँ वेटिंग रूम में मैं देख रही हूँ बेटा, क्योंकि क्लास को मैं अभी देख रही हूँ ना, इसलिए भी वेटिंग रूम थोड़ा। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, चौमासा का समाहार, 4 महीने का समूह। 4 महीनों का समूह। 4 मासों का समाहार। समूह भी वही होता है, लेकिन व्याकरण की भाषा में बेटा हम उसे समाहार लिखते हैं, ठीक है। व्याकरणिक भाषा में समूह और समाहार का अर्थ एक ही होता है। तो 4 मासों का समाहार हो गया चौमासा। तिरंगा, 3 रंगों वाला। रंगों का। समाहार बेटा सही नहीं है। ये जो बच्चे ने मेरे को भेजा है वो आंसर सही नहीं है, आप इसको देख के नहीं बताएंगे। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। नवग्रह, ग्रहों का समूह। 9 ग्रहों का समाहार। 9 ग्रह होते हैं ना, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, बुध शुक्र मंगल। यस मैम। यस मैम। प्लूटो आपने, प्लूटो, पृथ्वी भी एक ग्रह है। ये सब सारे ग्रह को आपने पढ़ा है ना, तो 8 ही होते हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
अच्छा, तो ये किताब पहले की है, तो 9 ग्रह कर रहा है। एक ग्रह भी पहले वाला ही रहने दीजिए इसमें, ठीक है। हालांकि पूजा पाठ में तो अभी भी हम कहते हैं 9 ग्रह की लकड़ी लाने के लिए। 8 ग्रह की लकड़ी पंडित नहीं कहते हैं, 9 ग्रह की लकड़ी है। अच्छा, दोपहर, जो हमने उदाहरण दिए सब, दोपहरों का समाहार कब होता है? दोपहर का समूह। 12 बजे, मेरे ख्याल से 2 बजे होता है। मैम क्या? जब दोनों बेला बराबर होती है। मैम का आवाज सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे। 24 घंटे का होता है ना, तो 12 घंटे का होता होगा ना एक। मैम क्या लिखना है दोपहर में? बेटा आपको लिखना है दोपहरों का समाहार, दोपहरों का मैम जिस समाहार किसी को समझा और त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार, 3 लोगों का समाहार, त्रिलोक। मैम दोपहर में क्या होगा? हाँ, क्या हुआ? फिर से repeat दोपहर में क्या होगा? दोनों पहर नो का, मैम दोपहर में क्या? दोनों पहर का दूसरा समाहार पहर। दोपहर कहलाता है। नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। अब विग्रह किया हुआ है, इसका समस्त पद आपको लिखना है, जैसे अब तक आप करते आ रहे हैं। अब देखिए द्विगु समास का कैसे होगा? 5 वटों का समाहार। पंचवटो। 5 वटों का समाहार क्या कहलाएगा? पंचवटो। वट मतलब वट का वृक्ष भी होता है, वट मीन्स रास्ता भी होता है, ठीक है। तो 5 वटों का समाहार पंचवटी, 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र। पंचतंत्रो। पंचतंत्र। पंचतंत्र। हाँ, 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र। उसी तरह से है 9 रत्नों का समाहार, नवरत्न। नवरत्न। ठीक है। 702 का समाहार सप्तशती, 702 का समाहार सत्सई। सरस्वती। सत्सई मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप देख लीजिए स्पेलिंग। बिहारी की सत्सई है, 702 का समाहार, ठीक है। तो आप, ये हो गया सत्सई, सप्तशती नहीं होता है। अच्छा, मैम दिख नहीं रहा। का समाहार मैम दिख नहीं रहा है। क्या है? नो मैम। यस मैम आप दिखा। यस बाद है मैम। श्रेणियों का समाहार त्रिवेणी, सप्तशती ना। त्रिवेणी। त्रिवेणी। नदी, ठीक है, त्रिवेणी। नीचे दिए गए शब्दों शब्दों की संधि कीजिए। पहले आपने संधि पढ़ा है ना, संधि का अर्थ क्या होता है? यस। दो वर्णों वर्णों के मेल से जो बंद होता है उसे वर्णों के मेल से जो वर्णों के मेल से जो ठीक है। स्व जोड़ अधीन क्या होगा? स्वाधीन। स्वाधीन। नेक्स्ट है छात्र और आवास, छात्रावास। छात्रावास। या आप खुद कर लेंगे? नहीं, जरूरत होगी तो मैं आप यस मैम। ठीक है। छात्र जोड़ आवास, यस मैम। आवास। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। सूर्योदय। देखिए, अति जोड़ अंत,
अत्यंत अति जोड़ अंत अत्यंत। नेक्स्ट है अधिक जोड़, सॉरी वार्षिक जोड़ उत्सव। वार्षिक उत्सव, ठीक है। आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? वार्षिकोत्सव। यस आप बच्चों नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब आपको, अब तक आपने संधि विच्छेद करना है, आपको अलग करना है उसको। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही हमारी? इतनी आवाज मेरी आप नहीं सुन पा रहे? मैम क्लियर करके आइए। चलिए अब आएगी आवाज, ठीक है। ये सब आ रही है। ये सब आने लगी। ऊपर आ रही है। रुक के आ रहा है। आपको दिख रही है ना? आपको दिखनी चाहिए। मैं इसे बीच में कर दूंगा और लिख दूंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। आप शब्द बोलेंगे क्या क्या है? पहला वेदांत होगा ना? अच्छा, वेद। यस मैम, वेदा जोड़ अंत। वेद जोड़ अंत। क्या है? प्रतीक्षा। प्रति प्लस इच्छा। प्रति इच्छा परीक्षा है। धर्म जोड़ प्रतीक्षा। धर्म जोड़ आत्मा। हाँ, ठीक है। जोड़ उपकार। उसके बाद परोपकार। करो नहीं परोपकार। हाँ, उसके बाद है स्वागत। सु जोड़ आगत। ठीक है। सु जोड़ आगत स्वागत। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संधि हमने कर लिया, संधि विच्छेद भी कर लिया। अब आगे क्या है? नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। सबसे इजी, सबसे इजी चीज पर्यायवाची। और अच्छा और भी है मैम निम्नलिखित विराम चिन्ह। पहले विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, हो रहा था। निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह आपको लगाना है। जैसे मैंने आदर पूर्वक पूछा, देवी क्या आज्ञा है? बता सकते हैं? खड़े होके बोलिए, खड़े होके बोलिए। यस मैम। दोहरा उदाहरण चिन्ह उसको कहते हैं। हाँ, दोहरा उदाहरण चिन्ह। हाँ, ठीक है। विराम दोहरा तो क्या होगा? मैंने आदर पूर्वक पूछा, इसके बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? अल्प विराम। क्या आज्ञा है? दोहरा उदाहरण चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह। दोहरा उदाहरण चिन्ह, सूचक चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट, सभी नारे लगाने लगे महात्मा गांधी की जय। क्या होगा? लगे के बाद लगे के बाद एकल उदाहरण चिन्ह। महात्मा गांधी की जय नहीं होगा। जय के बाद क्या होगा? शाबाशी है ना? सभी नारे लगाने लगे अल्प विराम महात्मा गांधी की जय। विस्मयादि बोधक चिन्ह। में बहुत बच्चे अभी भी हैं। नेक्स्ट देखिए, आओ इन्हें इनका घर दिखा दो। और जाओ, जाओ है। हम जाओ के बाद अल्प विराम।
जाओ के बाद क्या लगेगा? अल्प विराम। अल्प विराम। जाओ इन्हें इनका घर दिखा दो, पूर्ण विराम। जाओ के बाद अल्प विराम और इन्हें इनका घर दिखा दो, पूर्ण विराम। नेताजी ने कहा, अल्प विराम। सुन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दोहरा उदाहरण चिन्ह। दोहरा उदाहरण चिन्ह और पूर्ण विराम। हाँ, तुम मुझे खून दो के बाद भी अल्प विराम लगेगा और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोहरा उदाहरण चिन्ह में ये पूरा सेंटेंस आएगा और पूर्ण विराम होगा और बीच में तुम मुझे खून दो के बाद भी अल्प विराम आएगा। वह योग्य, सुशील, मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है। योग्य के बाद अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम। सुशील के बाद अल्प विराम। अल्प विराम। अल्प विराम। और मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है। क्या होगा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। हाँ, उसके बाद होगा आपका पूर्ण विराम। ठीक है? मैम यहाँ पे समुच्चय बोधक का प्रयोग नहीं होगा सुशील के बाद? कहाँ पे? मैम सुशील के बाद समुच्चय बोधक पद का प्रयोग नहीं होगा? नहीं बेटा, यहाँ पे वह योग्य के बाद अल्प विराम, सुशील के बाद अल्प विराम, मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है, पूर्ण विराम। अल्प विराम और पूर्ण विराम ही सिर्फ आएंगे इसमें। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य, सूर्य का दो रवि और दिन। सूरज, रवि। भास्कर और दिनकर। पर्यायवाची हैं। दिनेश। अच्छा, चांद के दो पर्यायवाची? शशि और शशि और चंद्रमा। मयंक, सुधाकर, ये सारे जो हैं वह चांद के पर्यायवाची। इसमें से कोई दो आप लिख लीजिए। पृथ्वी, पृथ्वी का दो पर्यायवाची? भू, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अवनी। 6 हमने बताया, इसमें से कोई दो आप लिख लीजिए जो आपको बहुत इजी लगता हो। भू, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, ये सब पृथ्वी का ही पर्यायवाची। आग, आग का दो पर्यायवाची? अनल और अग्नि। अनल और अग्नि। संसार है, अच्छा बार बार स्किप हो जा रहा है। ये संसार, संसार का दो पर्यायवाची? विश्व और जगत। विश्व, दुनिया। जगत, ब्रह्मांड। जग, दुनिया, जगत, जग, जगत, दुनिया। विश्व। अच्छा, आग का पर्यायवाची? अनल और अग्नि। अनल, पावक। अनल, पावक, अग्नि। हाँ, पौ भी होता है आग का। ठीक है, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, ज्वाला भी आपका ही पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखिए। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। बहुत अच्छा है। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। आपके बुक में कोई और है शब्द? यही है? नो मैम, यही है। एड़ी चोटी का क्या अर्थ होगा? पहले अर्थ बताइए तब वाक्य बनाना। बहुत परिश्रम करना। अत्यधिक परिश्रम करना। बहुत मेहनत करना। अधिक परिश्रम करना। अर्थ बताना। बहुत मेहनत करना। तो ऐसा वाक्य बनाइए, मुहावरा का ही वाक्य बनाना है आपको, उसके अर्थ से नहीं। अब बाद में आपको लास्ट में अर्थ लिखना है। तो आप क्या वाक्य बनाएंगे? वैज्ञानिकों ने टीका बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हाँ, कॉमन आंसर होता है हर बच्चों की ओर से कि मैंने परीक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बहुत अच्छा, होना भी चाहिए, एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए। हम तो चाहते हैं सारे बच्चे प्रथम ही आए, कोई द्वितीय श्रेणी में ना आए। ठीक है,
तो कठोर परिश्रम, और अर्थ लास्ट में वाक्य जब आपका कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आप अर्थ लिख लीजिएगा कि अत्यधिक परिश्रम करना, और मैं कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। ठीक है। सिर आंखों पर बिठाना, क्या अर्थ होता है? आदर सत्कार करना, बहुत सम्मान बहुत आदर देना। उसका अर्थ होता है बहुत सम्मान देना। तो वाक्य क्या होगा? मैं भगवान का बहुत आदर करता हूँ। भगवान को सिर आंखों हमें पर, बड़ों का ओलंपिक्स के विजेताओं को देशवासियों ने सिर आंखों पर बैठा लिया। क्या ओलंपिक्स के विजेताओं को देशवासियों ने सिर आंखों पर बैठा लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओलंपिक विजेताओं को देशवासियों ने सिर आंखों पर बैठा लिया। ठीक है। या फिर आप उससे भी छोटा बताना चाहते हैं, मेरे पिता मुझे सिर आंखों पर बिठाते हैं। पिता आपको बहुत प्यार करते हैं ना, प्यार सम्मान सब आ गया उसमें। ठीक है। और आप उसका अर्थ क्या लिखेंगे? बहुत प्यार या सत्कार देना। ठीक है। होश उड़ना, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, अभी घबरा जाना, होश उड़ जाना। हाँ, बाद में आप सारे बच्चों का तो वाक्य अलग अलग हुआ, मैं तो उदाहरण के लिए एक वाक्य बता रही हूँ ना, सारे बच्चे वही मत लिखिए, आप वाक्य अलग अलग करेंगे। क्या कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है? नहीं आया तो पूछिए। क्लास में क्या नाम है आपका? परीक्षा में कम अंक आने पर देखकर मेरे माता पिता के होश, लेकिन हमको पता लग जाता है कि 1.5 साल से इस मास के अंदर भी सारी चीजों को मैं देख रही हूँ। ठीक है, नोबेल भी हो गई। चलो कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर ही देती हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या है? होश उड़ना। होश उड़ना, आश्चर्यचकित होना, होश उड़ना, आश्चर्यचकित हो जाना, हाँ। आश्चर्यचकित, घबराहट होना, आश्चर्यचकित होना, दोनों में आएगा। अचानक शेर को अपने सामने देखेंगे तो क्या होगा? होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे। आश्चर्यचकित होश उड़ जाएंगे, क्या होगा? होश उड़ होश जाएंगे। उड़ना, होश उड़ जाएंगे। हाँ, तो वही हो जाता है, होश उड़ना। ताजमहल को देख करके पर्यटक के होश उड़ गए, ये वाक्य भी उतना ही सही है। आश्चर्यचकित रह गए। और बड़ी सी खाई देखकर मेरे तो होश उड़ गए। आप कहीं पहाड़ी रास्ता तय कर रहे हैं, एक बड़ी सी खाई आ जाए तो क्या होगा? होश उड़ जाएंगे ना। यस मैम। कानों कान खबर ना होना, किसी को गुप्त तरीके से किसी बात को पहुंचाना, किसी बात ना पता ना चलना कहते हैं। ठीक है। किसी को पता ना चले। अच्छा, ये एक क्लास पढ़ा है। ठीक, 7 हाँ, तो ऐसा करें, कानों कान खबर ना होना हो गया। नेक्स्ट देखिए, रंगे हाथ पकड़ना, गलत काम करने समय पकड़ जाना, सबूत के साथ पकड़ना। रंगे हाथ पकड़ना यानी सबूत के साथ पकड़ना। तो क्या होगा इसका? सबूत। चोर चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। चोरी करते हुए कानों कान खबर ना होना क्या होगा? क्या होगा? मैम कानों कान खबर ना होना था। खबर ना होना, पता ना चलना, पता ना चलना। इसके लिए हो जाएगा, रुकिए, कोई बढ़िया वाक्य बेटा, अर्थ नहीं वाक्य, वाक्य बतानी है आपको। मैम अर्थ क्या होगा? क्या हुआ? राजनीति में रातों रात बदलाव आया और किसी को कानों कान खबर ना हुई। चोरी का किसी को कानों कान खबर ना हुआ। सोहन विदेश चला गया और किसी को कानों कान खबर ना हुई।
पड़ोसी आपका सोहन है, एकाएक विदेश चला जाता है बिना आपको बताए, तो आप यही बात कहे ना कि वाह कब चला गया, कानो कान खबर भी नहीं। आतंकियों की घुसपैठ की किसी को देश में कानो कान खबर न हुई। ये तो और भी अच्छा वाक्य है, आतंकियों के घुसपैठ की किसी को कानो कान खबर ना हुई, और भी अच्छी वाक्य है। और रंगे हाथ पकड़ना मतलब चोर चोरी करते समय रंगे हाथ पकड़ा गया। ठीक है, अब क्लास बेटा हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास मेरा है, टाइम पे जाना है हमें क्लास में।